हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी क्लासें बहुत ज़बरदस्त चल रही होंगी। तो आप सभी का हमारे चैनल बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग पढ़ रहे थे आपका रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन, और इसमें हमारे 7 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा चलना है लेक्चर नंबर 8, और लेक्चर नंबर 8 में हम पढ़ने वाले क्या हैं। देखो, लेक्चर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़ा था फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोगों ने 2 फंक्शन का डिस्कशन कर लिया था, और हमारे जो 2 फंक्शन थे वो पहला फंक्शन था वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन को हम लोग बोलते हैं एकैकी फलन, और दूसरा था हमारा मेनी वन फंक्शन, और मेनी वन फंक्शन को हम बोलते हैं बहुएक फलन। क्या बोलते हैं उसको? बहुएक फलन। आज हमें डिस्कशन करना है ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन को। ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑन टू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं आच्छादक फलन, और इनटू फंक्शन को बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। तो इन चीज़ों को हम डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद इन सभी के कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं। तो जितना हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन वाला पोर्शन है वो सब आज पूरा खत्म कर देते हैं। जितना भी लगेगा 1 से 1.5 घंटे उसमें सब पूरा खत्म कर देंगे आज से। ठीक है, चैनल को ज्वाइन भी करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, अपने फ्रेंड्स को भी आप लोगों को बताना है, वहाँ तक पहुँचाना है इस वीडियो को। और अगर आप पढ़ना चाहते हो हमारे ऐप में, तो हमारे ऐप का नेम है BKI लर्निंग ऐप। आप BKI लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। और हमारी बहुत अच्छी यहाँ पर क्लासें आपकी चल रही होंगी, और आप मेरे पुराने लेक्चर जो भी पढ़े हुए हैं पीछे वाले आप देख सकते हो, और वहाँ से चीज़ों को आप एनालिसिस कर सकते हो कि हाँ वो पढ़ाई किस ट्रैक पे चल रही है। ठीक है, आपको सब चीज़ यहाँ पर मिलेगी, नोट्स भी मिलता है, PDF भी मिलता है, और डाउट सेशन भी होते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग ऐप में आइए और वहाँ पर डाउट सेक्शन में आप डाउट भी पूछ सकते हो। ओके, आ जाओ फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है ऑन टू फंक्शन। क्या पढ़ना है हमको? ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू और इनटू दोनों यहीं पर लिख देते हैं। क्या? ऑन टू एंड इनटू। ऑन टू और इनटू, ऑन टू और इनटू, इनको बोलते क्या है हम? ऑन टू को बोलते हैं आच्छादक, आच्छादक, और इनटू को बोलते हैं अंतःक्षेपी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतःक्षेपी। तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है कि ऑन टू फंक्शन मेरा क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, और आच्छादक और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी फलन क्या होता है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास एक कोई फंक्शन होता है एफ जो ए से बी में डिफाइन होता है। कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ए से बी में। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते थे? इस वाली चीज को हम बोलते हैं डोमेन, और हिंदी में इसका नेम क्या होता था? प्रांत। ये मैंने आपको डिस्कस करके बताया था जब मैंने फंक्शन को स्टार्ट किया था। इस वाली चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कोडोमेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कोडोमेन। और कोडोमेन की हिंदी में बोलते हैं हम लोग सह प्रांत। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सह प्रांत। यहाँ पर 2 चीजें होती हैं, एक तो मेरा डोमेन होता है, दूसरा क्या होता है? मेरा कोडोमेन। तो कब कोई फंक्शन ऑन टू बनेगा और कब कोई फंक्शन इन टू बनेगा? ठीक है, तो यहाँ पे आगे पहले हम लिखते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। क्या बोलते हैं इसको? आच्छादक फलन। तो कोई फलन आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन कब बनेगा और वो कब नहीं बनेगा, इस चीज का हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आ जाओ। ऑन टू फंक्शन है आच्छादक फलन। अगर यहाँ पर अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर यदि लिख लेते हैं अगर से अच्छा, यदि रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर। अगर मेरा जो परिसर होगा वो कोडोमेन के इक्वल आ जाए, किसके इक्वल आ जाए? कोडोमेन। और कोडोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? सह प्रांत। अगर मेरा रेंज कोडोमेन की इक्वल है तो फिर इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं क्या है? ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन है। क्लियर है? जैसे मेरे पास कोई फंक्शन दिया होगा, अगर जो भी उसका कोडोमेन होगा, कोडोमेन अगर रेंज की इक्वल हो जाता है तो हम उस टाइप के फंक्शन को बोल देंगे ऑन टू फंक्शन यानी आच्छादक फलन है। दूसरा आता है इनटू फंक्शन। दूसरा मेरा क्या आएगा? इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। अच्छा, इनटू फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनटू फंक्शन को हम लोग बोलते हैं अंतःक्षेपी फलन। क्या इसको बोलते हैं? अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी फलन क्या होता है? अंतःक्षेपी फलन होता है कि यदि यदि
रेंज नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज क्या है? कोडोमेन की इक्वल नहीं है। रेंज क्या है? कोडोमेन की इक्वल अगर नहीं है तो इस टाइप के हम फंक्शन को बोलते हैं, कैसा है मेरा ये? अंतःक्षेपी फलन है। तो क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि कोई चीज, किसी फंक्शन को कब हम ऑन टू फंक्शन बोलेंगे और किसी फंक्शन को कब हम इनटू फंक्शन बोलेंगे? ठीक है। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू फंक्शन है यानी आच्छादक फलन है। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन के नहीं है तो उसको बोलते हैं इनटू फंक्शन यानी अंतःक्षेपी फलन बोलते हैं। अब देखो, कोडोमेन यानी सह प्रांत तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा फंक्शन में। हमें निकालना क्या होता है? हमें रेंज। और रेंज निकालना आपने क्लास 11th में आई होप सीखा होगा। और अगर आपने नहीं सीखा है तो जो जो जितना यहाँ पर यूज होगा उसको हम अभी डिस्कशन कर देंगे, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे हम किस टाइप से इनको पहचानेंगे, किस टाइप का फलन है या किस टाइप का फंक्शन नहीं है। ठीक है। ऑन टू फंक्शन, आ जाओ पहले एग्जाम्पल करते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने लिखा एक फंक्शन एफ है जो ए सी बी में डिफाइन है। एक फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है? ए सी बी में। मैपिंग से सीख लेते हैं तो चीज़ें आपको पहले इजीली ज़्यादा समझ में आ जाएंगी, फिर उसके कंबाइंड वाले हम लोग क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर मेरे पास दो सेट हैं, दो, एक सेट ए है दो और दूसरा सेट मेरे पास क्या है? बी। एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। दूसरा सेट मेरे पास बी है, बी में है ए बी सी डी ई, ऐसा है। ठीक है। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है यानी फंक्शन बन रहा है, तो फंक्शन को भी बना देते हैं। 1 कनेक्टेड है बी से, 2 कनेक्टेड है ए से, 3 कनेक्टेड है डी से और 4 कनेक्टेड है ई से। कुछ इस टाइप का। क्या ये फलन है या नहीं है? पहले आप मुझे ये बताओ, ये फंक्शन है या नहीं है? फंक्शन तो है। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं वो कनेक्टेड हैं बी की तरफ और एक ही बार कनेक्टेड है, मतलब ये फंक्शन तो है। अब मुझे इसका लिखना है कोडोमेन लिखना है और इसका मुझे क्या लिखना है? रेंज। क्या लिखना है इसका? कोडोमेन। तो कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन को हम लोग बोलते हैं सह प्रांत, और वो तो मेरा क्वेश्चन में ही दिया रहता है कोडोमेन। और देखो इसको क्या बोलते हैं? बी वाले को कोडोमेन बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। तो बी कोडोमेन यानी सह प्रांत। बी में कौन कौन से एलिमेंट है? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। तो कोडोमेन क्या मिलेगा? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। तो ये सब मेरे क्या मिल जाएंगे? कोडोमेन मिल जाएंगे। यहाँ तक तो क्लियर है ना? अभी तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखते हैं रेंज। क्या देखते हैं आप लोग? रेंज। आ जाओ फिर रेंज को देख लेते हैं। रेंज मतलब होता है परिसर। अच्छा, रेंज होता क्या है? रेंज होता है कि मुझे आउटपुट क्या क्या मिला, मुझे आउटपुट क्या मिला उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज। तो देखो मुझे आउटपुट क्या मिला? ए मुझे आउटपुट मिला है, एक बी आउटपुट मिला है, एक डी आउटपुट मिला है, एक ई आउटपुट मिला। आउटपुट का मतलब यहाँ पर ये है मैपिंग में कि बी वाले कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं ए वाले से। बी वाले कितने एलिमेंट कनेक्टेड हैं ए वाले से। जितने बी वाले कनेक्टेड होंगे उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। वही हमारा क्या बनता है? रेंज। देखो ए कनेक्टेड है क्या किसी से? हाँ कनेक्टेड है, तो ये हमारा रेंज का पार्ट बनेगा यानी रेंज में आएगा। ए भी आएगा। क्या बी किसी से कनेक्टेड है? हाँ कनेक्टेड किससे? 1 से, तो बी भी बनेगा रेंज। क्या सी किसी से कनेक्टेड है? सी किसी से भी कनेक्टेड नहीं है तो ये रेंज नहीं बनेगा। अब डी को देखो, क्या डी किसी से कनेक्टेड है क्या? हाँ डी किससे कनेक्टेड है? 3 से, तो डी भी मेरा रेंज बनेगा। क्या ई कनेक्टेड है क्या? हाँ ई कनेक्टेड है इस 4 वाले से, तो ई भी बनेगा रेंज का पार्ट। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ गए यानी कौन कौन से अवयव आए? ए आया, बी आया, डी आया और ई आया, ये रेंज आ गया। कोडोमेन क्या आया? ए बी सी डी ई। तो क्या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए है, बी है, डी है, ई है। यहाँ पर ए बी डी ई, यहाँ पर सी है बट यहाँ पर सी नहीं है, इसलिए जो मेरा रेंज है वो कोडोमेन के क्या है? इक्वल नहीं है। तो क्या मैं ऐसे यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि जो मेरा रेंज आया है, रेंज यानी परिसर क्या है? रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर। ये नॉट इज इक्वल टू क्या है? कोडोमेन। ये कोडोमेन के इक्वल नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो क्या ये ऑन टू बनेगा या इन टू बनेगा? किस टाइप का फंक्शन है? देखो यहाँ पर रेंज अगर कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो क्या बनता है? इसको ऑन टू बोलते हैं, सॉरी इनटू बोलते हैं। तो ये क्या बनेगा कि इनटू फंक्शन है। इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। और इनटू को हम लोग क्या बोलते थे? अंतःक्षेपी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अंतःक्षेपी फलन है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है।
मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ और बता देता हूँ। जैसे हम लोग वन वन और मेनी वन पढ़ रहे थे, एकाकी और बहुएक फलन जब हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई फलन एकाकी फलन है तो फिर वो बहुएक फलन नहीं होगा, और अगर कोई फलन बहुएक फलन है तो क्या होगा, वो एकाकी फलन नहीं होगा। ये समझाया था कि अगर कोई एकाकी फलन है तो फिर बहुएक फलन नहीं होगा, और अगर कोई बहुएक फलन है तो फिर वो क्या होगा, एकाकी फलन नहीं होगा। ऐसे यहाँ पर होता है इन दोनों में कि अगर मेरा कोई फंक्शन आच्छादक है तो फिर वो अंतःक्षेपी नहीं होगा, और अगर कोई फंक्शन अंतःक्षेपी है तो फिर वो आच्छादक नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इफ एनी फंक्शन इज ऑन टू, अगर मेरा कोई फंक्शन ऑन टू है देन इट कैन नॉट बी इनटू फंक्शन, इफ एनी फंक्शन इज इनटू देन दिस फंक्शन कैन नॉट बी ऑन टू फंक्शन। मतलब अगर मेरा फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो फिर वो इनटू नहीं बनेगा, और अगर इनटू है तो फिर क्या नहीं बनेगा, ऑन टू नहीं बनेगा। ये आपको चीज़ समझ में आ रही है। और दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी में, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अभी भी मेरे पास फंक्शन वही है f, और वो ए से बी में अभी भी डिफाइन है। कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ए से बी में डिफाइन है। अगर ए से बी में डिफाइन है, बना लेते हैं, एक ये है और एक ये है, ए और बी। यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4, और यहाँ पर है ए बी सी डी। ठीक है, आ जाओ फिर। अब कौन किससे कनेक्टेड है, 1 ए से कनेक्टेड है, 2 सी से कनेक्टेड, 3 4 से कनेक्टेड, 5 डी से कनेक्टेड। क्या ये फलन है, हाँ फलन तो है, क्योंकि ए के सभी अवयव बी के साथ कनेक्टेड हैं और एक ही बार कनेक्टेड है, यानी यूनिकली कनेक्टेड है, तो फलन तो है। अब मैं इसका लिखना क्या है, हम लोग अभी पता कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, तो मुझे एक तो इसका कोडोमेन लिखना है और दूसरा क्या लिखना है, रेंज। इसका मुझे कोडोमेन बताओ क्या आएगा, कोडोमेन। कोडोमेन तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया दिया रहता है। कोडोमेन क्या होता है, दूसरा वाला सेट के एलिमेंट। यहाँ पे दूसरा सेट क्या है, बी, बी के एलिमेंट क्या, ए है, बी है, सी है, डी है, तो कोडोमेन क्या बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। कोडोमेन में ये वाले एलिमेंट आएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा और डी भी आएगा। अब मुझे इसका लिखना है रेंज। क्या लिखना है इसका मुझे, रेंज। आ जाओ रेंज को लिखते हैं। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। रेंज होता है कि मुझे आउटपुट क्या क्या मिला। रेंज क्या होता है, मुझे आउटपुट क्या मिला। क्या ए आउटपुट है मेरा, हाँ ए आउटपुट है, बी भी आउटपुट है, सी भी आउटपुट है, डी भी आउटपुट। आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि जो बी वाले हैं सेट के, वो वाले एलिमेंट ए वाले सेट से कनेक्टेड है या नहीं है। तो जो जो बी के कनेक्टेड होंगे उन्हीं को हम बोलते हैं आउटपुट। ए कनेक्टेड है किसी से, क्या, हाँ 1 से कनेक्टेड है, तो ये रेंज में मेरा आ जाएगा, ए भी आएगा। क्या बी किसी से कनेक्टेड है, क्या, हाँ कनेक्टेड किससे, 3 से, तो बी भी मेरा रेंज का पार्ट बनेगा। सी कनेक्टेड है, हाँ सी भी कनेक्टेड है, और यहाँ पे डी भी कनेक्टेड है। तो रेंज में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, ए आया, बी आया, सी आया, डी आया, और कोडोमेन क्या है, ए बी सी डी। अब देखो यहाँ पर क्या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है क्या, बराबर है क्या। जो एलिमेंट यहाँ पर है सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्या हो कि जो मेरा रेंज है वो किसके इक्वल आ गया, कोडोमेन के इक्वल आ गया। क्या आया, जो यहाँ पर मेरा रेंज आया, रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। जो मेरा परिसर है वो कोडोमेन के क्या इक्वल है, क्या आया, कोडोमेन के इक्वल। अब कोडोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सह प्रांत। रेंज जो इक्वल टू अगर कोडोमेन है तो फिर इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन है। कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, और इसी को हम बोलते हैं आच्छादक। क्या बोलते हैं इसको, आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है कि आच्छादक है या नहीं है। तो अगर आच्छादक है यानी ऑन टू है तो फिर इनटू नहीं बनेगा। ठीक है, दो दो का पेयरिंग चलता है, 1 1 और मेनी 1 एक साथ चलते हैं, ऑन टू और इनटू एक साथ चलते हैं। अगर 1 1 होगा तो फिर मेनी 1 नहीं होगा, अगर मेनी 1 होगा तो फिर 1 1 नहीं होगा। अगर ऑन टू है तो इनटू नहीं होगा, अगर इनटू है तो ऑन टू नहीं होगा। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है। तो कोडोमेन आपको हमेशा दिया रहता है क्वेश्चन में, मुझे पता क्या करना होगा, सिर्फ रेंज। अगर रेंज मुझे पता चल गई, अगर ये और ये बराबर हो जाए तो बोल देना ऑन टू है, अगर ये और ये बराबर नहीं होगा तो बोल देना इन टू है, बस खत्म। आ जाओ आगे। तो हम लोगों ने कौन कौन से फंक्शन पढ़ा, हम लोगों ने फंक्शन पढ़ा 1 1, फिर दूसरा मैंने आपको बताया था मेनी 1, फिर अभी मैंने आपको पढ़ाया ऑन टू, और एक फिर मैंने आपको पढ़ाया इन टू। ठीक है, आ जाओ। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी लिख लेते हैं। 1 1 को हम बोलते हैं एकाकी,
इसको क्या बोलते हैं, एकैकी, और इसको बोलते हैं बहुएक। इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं ऑनटू फंक्शन आच्छादक। क्या बोलते हैं इसको, आच्छादक। और इसे हम क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपी। यही पढ़ाया अभी तक आपको, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको और बताना चाहता हूँ, मनमन का एक नाम और होता है, और मनमन का नाम एक दूसरा होता है इंजेक्टिव। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव। ये मान लो ऐसा कि इसका स्कूल का नेम है, अगर ये वाला मनमन घर का नाम है तो इंजेक्टिव क्या है, इसका स्कूल का नेम है। ऑनटू का एक दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव। क्या होता है, सरजेक्टिव। इसका एक नाम होता है सरजेक्टिव। तो मतलब ये अगर स्कूल का ये घर का नेम है ऑनटू, स्कूल का अच्छा वाला नेम क्या है इसका, सरजेक्टिव। जैसे आप लोगों के नाम होते हैं, घर में आपको चिंटू मिंटू बोलते हैं, और स्कूल में पता चला आपका अच्छा नाम है, जैसे आपका नाम अभिमन्यु है, विकास है, कुछ है, घर में क्या बोलेंगे, मोनू, सोनू, ठीक है। तो ऐसे ये घर के नेम है इसके ऑनटू और मनमन, और इनके स्कूल के नेम क्या है, एक का इंजेक्टिव और एक का सरजेक्टिव है। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव हो जाता है, आपकी बुक में ऐसा ही आपको लिखा मिलेगा, इंजेक्टिव से हिंदी नहीं मिलेगा, और हिंदी को हमें जानना भी नहीं है। ये क्या मिलेगा, इंजेक्टिव, और यहाँ से क्या लिखा होगा आपका, सरजेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव है तो फिर हम उस फंक्शन को बोलेंगे, कंबाइंड होगी वो फंक्शन कैसा है, बाइजेक्टिव है। अगर मैं यहाँ पर आप स्टार बना के लिख लेना अपनी नोट्स में कि अगर कोई फंक्शन वन लिख दूं, उसका दूसरा नेम है ये, ठीक है। अगर कोई फंक्शन वन और वन और ऑनटू है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। तो उसे बोलेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, तो उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। क्या ये बात आपको क्लियर हो रही है। बाइजेक्टिव, बाई का मतलब दो, आप समझ लो कि वन भी है और ऑन टू भी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, बाइजेक्टिव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, अगर कोई फंक्शन वन और ऑन टू है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। कभी कभी ये आपके एग्जाम में आता है, कभी कभी आपसे क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को कभी डिस्कशन कर दिया ताकि वो चीजें आपको समझ में आती रहें। अब हम लोग कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करते हैं जो आपके बुक्स में दिए हैं, जो आपके जो एग्जाम्स में आते हैं। हमने देखो चारों फंक्शन को पढ़ लिया, चारों फंक्शन के डेफिनेशन को जान लिया। अब हम सबके कंबाइंड क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा सा उसके बारे में हम सोचना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया आपको, एक फंक्शन एफ है और वो कुछ इस टाइप से डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन है यहाँ से मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बोलता है कि इसमें चेक करके दो सब कुछ आप, यानी वन को, यानी एकाएकी और बहुएक जो भी हो सब कुछ आप इसमें चेक करके मुझे दे दो कि कौन कौन से टाइप के फंक्शन बनेंगे, ऑन टू, इन टू, मेनी वन और वन। आओ एक एक को चेक करते हैं। सोल्यूशन, आर का मतलब पता है ना क्या होता है, पूरा रियल नंबर यानी पूरी वास्तविक संख्याएं। तो पहले हम वन चेक करते हैं। वन चेक करने के मैंने आपको तीन मेथड बताए थे। मेथड नंबर वन क्या था, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। वहां पर अगर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाता है तो वन बोलते हैं। दूसरा मैंने आपको मेथड बताया था कि उसको डिफरेंशिएट कर लो फंक्शन को, और उसका डिफरेंशिएशन करने के बाद अगर उसका एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो आ जाए या तो फिर वो लेस देन जीरो आ जाए तो बोलते हैं वन है। और तीसरा मैंने आपको मेथड सिखाया था कि अगर मेरा ग्राफ बना हुआ है फंक्शन का, आप एक्स एक्सिस के समांतर यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचो, और अगर वो ग्राफ को सिर्फ एक बार कट कर दी तो बोलेंगे वन है, और अगर एक से ज़्यादा बार कट कर देंगे तो बोलेंगे वन नहीं है। अगर आपने लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप लास्ट वाला नहीं देखा है तो आपको फिर ये वाला समझ में यहाँ से नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ। तो पहले वन चेक करते हैं। तो मेरा यहाँ से फंक्शन क्या है, एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करो यानी अवकलन इसका पता करो। यहाँ से क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है, आपने डिफरेंशिएशन 11th क्लास में पढ़ा होगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन मेरा पूरा रियल नंबर से पूरे रियल नंबर। अच्छा, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर वो होते हैं कि नंबर लाइन जो होती है, नंबर लाइन जो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की जितने नंबर होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, पूरा रियल नंबर। तो रियल नंबर में मेरी कौन कौन सी चीजें आती हैं, यानी वास्तविक संख्याओं में
धनात्मक संख्याएँ भी आती हैं, ऋणात्मक संख्याएँ भी आती हैं और ज़ीरो भी आता है। मुझे आप एक बात बताना, जब आप x का वैल्यू पॉज़िटिव रखोगे, यानी धनात्मक संख्या कोई भी x का मान रखोगे, तो f डैश x क्या मिलेगा? धनात्मक मिलेगा। जब x का वैल्यू आप ऋणात्मक रखोगे, यानी नेगेटिव वैल्यू आप रखोगे, तो f डैश x क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। जब आप यहाँ पर x का वैल्यू 0 पुट करोगे, यानी 0 रखोगे, तो f डैश x क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो कभी ये पॉज़िटिव दे रहा है, कभी ये नेगेटिव दे रहा है, कभी क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। मतलब f डैश x आ क्या रहा है? f डैश x कभी तो 0 आएगा, 0 कब आता है? सॉरी, ग्रेटर देन 0 कब आता है? जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है। f डैश x का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आता है जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, और f डैश x 0 आता है जब x का वैल्यू क्या है? 0 के इक्वल है। तो कभी पॉजिटिव आ रहा है यानी ग्रेटर देन 0, कभी लेस देन 0 और कभी 0। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि 1 हमारा कब बनता है कोई फंक्शन, यानी एकाकी फंक्शन कब बनता था? या तो वो f डैश x ग्रेटर देन 0 आ जाए हमेशा, या तो फिर वो f डैश x लेस देन 0 आ जाए। यहाँ पर देखो दोनों चीजें आ रही हैं, f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 भी आ रहा है और f डैश एक्स लेस देन 0 भी आ रहा है, और एक चीज और आ रही है कि f डैश एक्स 0 भी आ रहा है। तो ये कैसा एकाकी फलन नहीं है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि f x एकाकी फलन नहीं है। एकाकी फलन यानी 1 फंक्शन नहीं है। अगर ये 1 फंक्शन नहीं है तो फिर ये है क्या? अगर 1 नहीं है तो क्या है? फिर ये मेनी वन है। एकाकी को हम क्या बोलते हैं? 1। तो फिर ये क्या है? मेनी वन है। यानी बहुएक फलन क्या है? बहुएक फलन है ये बात आपको समझ आ गई। अगर ये नहीं है तो फिर ये होगा, 100% है। दूसरा मुझे सीखना है ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन, जो अभी मैंने पढ़ाया। ऑन टू के लिए हम क्या लिखते हैं? पहले तो हमें इस पे लिखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन, अच्छा, कोडोमेन को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन को हम लोग बोलते हैं सह प्रांत। बताओ यहाँ पर कोडोमेन कितना है? कोडोमेन होता है इसका दूसरा वाला एलिमेंट, ये दूसरा वाले सेट के अवयव। दूसरा एलिमेंट, दूसरा सेट यहाँ पर क्या पूरा रियल नंबर, तो कोडोमेन भी मेरा क्या बनेगा? पूरा रियल नंबर बनेगा। अब मुझे इसका चाहिए रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज होता है मेरा आउटपुट, मुझे क्या क्या आउटपुट मिला। इस वाले क्वेश्चन में तो मैपिंग से आपको समझ में आ रहा था कि आपको आउटपुट क्या क्या मिलेगा। जो यहाँ पर बी के जो एलिमेंट ए वाले से कनेक्टेड होंगे तो वो मुझे यहाँ से आउटपुट मिल जा रहे थे। बट यहाँ पर तो मैपिंग नहीं है ना, यहाँ पर सिर्फ आपको फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पर आपको रेंज निकालने के लिए सोचना है, और आपको 11th क्लास में रेंज को निकालना सिखाया गया होगा। अगर नहीं सिखाया गया तो जो अप्रोच मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप उसको सीख लीजिए, उससे आपके क्वेश्चन को सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा 11th क्लास में रेंज को निकालना तो वो आपके टीचर की गलती है कि उन्होंने आपको सिखाया नहीं, या तो आप अच्छी जगह पढ़ नहीं रहे थे। तो अगर आपको अच्छी जगह नहीं पढ़ रहे थे, अभी आकर सीख लीजिए, मौका है अभी, अच्छे से क्लासें चल रही हैं। कभी भी आपको कोई डाउट नहीं आएगा, अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हो, और एकदम सब कुछ बेसिक से क्लियर किया जा रहा है। आपको पढ़ने के बाद आप कोई भी बुक को उठा लेना, सभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बुक पे आप ट्रस्ट करो, ठीक है। आ जाओ। रेंज क्या मिलेगा? रेंज होता है मुझे आउटपुट क्या मिला, और डोमेन क्या होता है कि मैंने इनपुट क्या दिया। तो देखो, ये इनपुट को बताता है और ये किसको बताता है? कोडोमेन को बताता है। इनपुट मैंने क्या दिया? पूरा रियल नंबर दिया। जब मैं पूरा रियल नंबर दे रहा हूँ तो रियल नंबर में मेरी कौन कौन सी चीजें आ रही हैं? रियल नंबर में पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं, नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं और जीरो भी आ रहा है। मेरा फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप ये सोचो, एक्स का आप कुछ भी वैल्यू दे दो, एक्स स्क्वायर हमेशा क्या देगा? एक पॉजिटिव नंबर देगा या तो जीरो देगा। अगर आप एक्स की जगह 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा? 1। आप 2 लेंगे, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 4। आप 3 लेंगे, 3 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। अगर आपने -2 लिया तो -2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? अभी भी आपको 4 मिलेगा। अगर आपने -3 लिया, -3 का स्क्वायर क्या मिलेगा? अभी भी 9 मिलेगा। अगर आप एक्स की जगह 0 रखते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नंबर तो नहीं देगा, आउटपुट में क्या देगा? जीरो देगा और पॉजिटिव देगा। तो यही तो मेरे आउटपुट है, जीरो आएगा और पूरे पॉजिटिव नंबर आएंगे, जीरो भी आएगा और पूरे पॉजिटिव नंबर आएंगे। तो कभी भी क्या नेगेटिव नंबर आएगा? क्या कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। तो मेरी रेंज क्या मिलेगी? जीरो भी मिलेगा और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। जीरो को लेना है तो क्लोज इंटरवल, और इन्फिनिटी को नहीं लेना होता है तो ऑलवेज ओपन इंटरवल आते हैं। इन्फिनिटी पे ऑलवेज क्या था? ओपन इंटरवल। अब वो इस पूरे रियल नंबर का मतलब क्या होता है? रियल नंबर का मतलब होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ लेना है, या तो प्लस इन्फिनिटी हो तो माइनस इन्फिनिटी, उन पे क्या लगता है? ओपन ब्रैकेट लगता है। ये आपने
11th क्लास में सीखा होगा, और मेरी जो क्लास 11th क्लास में चल रही वहाँ पर मैंने अभी इंटरवल पढ़ाया है, तो इस चीज़ को वहाँ पर डिस्कशन किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जान लीजिए, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो रेंज क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी, और कोडोमेन क्या मिल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ये दिख रहा है पूरी दुनिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है कि भैया हम 0 से इन्फिनिटी तक ही जाएंगे। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या, दोनों इक्वल तो नहीं है। तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिला, यहाँ से मुझे ये मिला कि जो मेरा रेंज है वो नॉट इज इक्वल टू है कोडोमेन के। रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है। अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा बनेगा, तो फलन मेरा क्या बनेगा, फलन मिलेगा इनटू। फलन कैसा है, इनटू है। अगर फलन इनटू है तो फिर क्या ऑन टू होगा क्या, नहीं, फलन ऑन टू नहीं होगा। तो क्या आपको ये बात में समझ में आया कि ये एक ही फलन नहीं है और इनटू फलन है, यानी फंक्शन कौन सा, मिनिमम फंक्शन और इनटू फंक्शन। तो क्या आप ये चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हो, कर पा रहे हो, समझ में आ रहा है, हार्ड तो नहीं लग रहा है। और दूसरा दूसरा अगर मैं इसी में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और अभी भी मेरे फंक्शन की डेफिनेशन यही है कि जो मेरा पूरा फंक्शन है वो डिफाइन है पूरे रियल नंबर से 0 से इन्फिनिटी तक, ऐसा डिफाइन है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन होता है, और ये मेरा क्या होता है, कोडोमेन। आ जाओ इसका सोल्यूशन। अभी भी मुझे सब कुछ चेक करके देना है ये किस किस टाइप का फंक्शन है। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, रियल नंबर से 0 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो 1 1 के लिए पहले चेक कर लेते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ से एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है मेरा एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है। और यहाँ पे मुझे फंक्शन की डेफिनेशन का भी ध्यान रखना है, कहाँ से है, पूरा r से 0 से इन्फिनिटी तक। अभी भी वही है, पूरा रियल नंबर, यानी पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव देंगे और 0 देंगे। तो जब जब हमें वैल्यू देंगे, जब x का वैल्यू पॉजिटिव हो तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, और जब 0 रखें तो 0 आएगा। तो मतलब क्या मुझे मिलेगा, सेम पीछे वाले क्वेश्चन के तरीके है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मिलेगा कब, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश एक्स लेस देन 0 मिलेगा, और जब x का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। और एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, ऐसा भी तो यहाँ से मिल सकता है कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 भी आएगा जब x का वैल्यू 0 होगा। तो फंक्शन कैसा है ये, क्या 1 1 फंक्शन है, क्या 1 1 तो नहीं है, क्योंकि जब दोनों चीजें मिल रही तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे कि 1 1, यानी एक ही फलन नहीं है। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब आ जाओ 1 1 का काम खत्म। अगर 1 1 नहीं है तो फिर फंक्शन है कैसा, फिर तो भैया मेनी वन फंक्शन है अगर 1 1 नहीं आया, ठीक है। अब चेक करते हैं इसका कोडोमेन, लिखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन को हम लोग बोलते हैं सह प्रांत। कोडोमेन होता है जो ये वाला, ये अगर कहाँ से कहाँ डिफाइन है, आर से 0 से इन्फिनिटी में डिफाइन है, तो इस साइड का जो होता है सेट, इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। तो यहाँ पे कोडोमेन है क्या मेरा, कितना, 0 से इन्फिनिटी तक है मेरा कोडोमेन, कोई दिक्कत नहीं। रेंज क्या आएगा, देखो फंक्शन तो वही है जो हमने पीछे पढ़ा था, पीछे वाले में हम लोगों ने रेंज क्या लिखा था, देखो फंक्शन तो वही है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और इनपुट भी हम सेम दे रहे हैं, यहाँ पर भी पूरा रियल नंबर इनपुट दे रहे हैं, और यहाँ पर भी पूरा रियल नंबर इनपुट दे रहे हैं, और फंक्शन भी वही। तो रेंज अभी भी क्या मिलेगा मेरा, 0 से इन्फिनिटी आएगा, ऐसा। अब देखो यहाँ पर जितना मेरा कोडोमेन है उतना ही मेरा रेंज है। क्या रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है क्या, हाँ, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल, यहाँ से हम क्या लिखेंगे, जो मेरा रेंज आ रहा है यानी परिसर, रेंज को हम क्या बोलते हैं, परिसर, ये किसके इक्वल आ रहा है, कोडोमेन के। तो रेंज इज इक्वल टू क्या है मेरा, कोडोमेन। अगर रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है तो फिर हम इसको बोलेंगे कि कैसा है जी, आच्छादक फलन है। कैसा है, आच्छादक फलन है। और आच्छादक फलन है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन है। क्या है ये, ऑन टू फंक्शन है। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है क्या, ये क्या है मेरा, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो कब 1 1 बनता है, कब ऑन टू बनता है, कब मेनी वन बनेगा, ये सब चीजें आपको आई थिंक अब क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ से, एफ ये डिफाइन है 0 से इन्फिनिटी, और यहाँ भी क्या है 0 से इन्फिनिटी, और फंक्शन अभी भी हुई है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। फंक्शन अभी भी क्या है मेरा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सब कुछ मुझे चेक करके यहाँ पर आपको देना है सोल्यूशन। तो पहले तो हम 1 1 चेक कर लेते हैं, पहले तो हम क्या चेक करते हैं, 1 1 चेक कर लेते हैं, ये 1 1 बनेगा या 1 1 नहीं बनेगा, ठीक है।
आ जाओ। 1 बनेगा या नहीं बनेगा, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर एफ है वो 0 से इन्फिनिटी है, ऐसा कुछ है, क्या है, नहीं, यही रखते हैं 0 से इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। अच्छा यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है। इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करना तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x। अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन है 0 से इन्फिनिटी। कहाँ है फंक्शन की डेफिनेशन, 0 से इन्फिनिटी तक। हम इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, 0 भी दे सकते हैं, 0 से पूरे बड़े नंबर भी दे सकते हैं। अगर हम 0 देंगे तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, 0। और अगर 0 से ज़्यादा देते हैं तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स कैसा मिलेगा मेरा, एफ डैश एक्स कैसा मिलेगा, अगर हम 0 देते हैं या 0 से बड़ा देते हैं तो यहाँ से एफ डैश एक्स मेरा क्या मिलने वाला है, ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो जब हम x का वैल्यू 0 देंगे तब तो मुझे 0 मिलेगा, और जब हम x का वैल्यू 0 से ज़्यादा देंगे तब मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आएगा जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, और एफ डैश एक्स 0 आएगा जब x का वैल्यू 0 आएगा। तो ये फंक्शन कैसा है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, और एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 भी आएगा। तो फंक्शन कैसा बनेगा, 1 1 फंक्शन बनेगा, यानी ये एक ही फलन बनेगा। यहाँ पर अभी भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कैसा बनेगा, 1 1 बनेगा। कैसा बनेगा ये, 1 1 होगा। कैसा बनेगा ये, 1 1 बनेगा। क्या यहाँ तक कोई आपको दिक्कत है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, हम इसका कोडोमेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं इसका, कोडोमेन। आ जाओ, इसका कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो ये होता है पूरा। कोडोमेन अभी भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी तक है। अब हमें इसका लिखना है रेंज। मेन इसका हमें क्या लिखना है, रेंज। तो रेंज क्या मिलेगा, रेंज होता है कि हमें आउटपुट क्या क्या मिलने वाला है। तो देखो फंक्शन है मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इनपुट मुझे ये देना है 0 से इन्फिनिटी। इनपुट क्या देना है, 0 से इन्फिनिटी। जब हम 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर मिलेगा, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर मिलेगा। तो जो भी ये आउटपुट मुझे मिलेगा, अगर यहाँ पर मैं ये सभी रख दूँ तो क्या मुझे 0 से इन्फिनिटी तक ही तो मिलेगा। ये भी तो पूरा पॉजिटिव ही देगा ना, 0 भी देगा और पूरे पॉजिटिव नंबर भी। अगर मैं ये इनपुट दे रहा हूँ तो ये मुझे पूरा क्या मिलने वाला है, आउटपुट ऐसे ही मिलेगा। तो आउटपुट भी मेरा क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी तक मुझे आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेंज किसकी इक्वल आ गया, कोडोमेन के। क्या आया, जो मेरे पास यहाँ पर रेंज है वो किसकी इक्वल आया, कोडोमेन की इक्वल आया। और अगर रेंज कोडोमेन की इक्वल आ रहा है तो फंक्शन कैसा बनेगा, ऑन टू बनेगा, ऑन टू होगा। फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू होगा। ठीक है, अगर आपको कभी ये परेशान कर रहा हो कि सर रेंज ये क्या बनेगा, तो मैं आपको एक मेरे पास तरीका और है सिखाने का, आपको सिखा सकता हूँ। जो मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, जो भी इसका ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ देखो इस टाइप से कुछ बनता है ऐसा। मुझे लेना कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी लेना है, तो फिर इस साइड का तो ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे निगेटिव एक्स तो लेना नहीं है। क्या लेना, सिर्फ मुझे पॉजिटिव एक्स लेना है 0 से, तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो ये तो यहाँ से 0 मिलेगा, और यहाँ से क्या जा रहा होगा, ये प्लस इन्फिनिटी, और ये जा रहा होगा माइनस इन्फिनिटी। सेम इस साइड ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा, और इस साइड क्या जा रहा होगा, माइनस इन्फिनिटी। तो आउटपुट क्या होता है, वाई एक्सिस में कितना मिला, 0 से इन्फिनिटी तक मिलेगा, वही तो मैंने लिखा है। 1 1 के लिए मैंने क्या बताया था, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, ग्राफ को एक ही बार कट कर रही है, तो फंक्शन कैसा है, 1 1 है। तो मैं करता, तो मैं ये सब नहीं करता, मैं बस ये करता और यहाँ से सोल्यूशन को खत्म करके अपना आंसर टिक करता, आगे बढ़ जाता। तो मैं ये सब चीज़ें नहीं करता। बट आप लोग कभी कहाँ हो, बोर्ड में हो, आप लोग चीज़ों को सीख रहे हो, तो आपको ये सब अभी लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं होता तो सिर्फ इतना ही सोल्यूशन करता और यहाँ से इसको खत्म करके आगे बढ़ जाता। क्या चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं क्या, तो ये मेरा क्या होगा, दूसरी अप्रोच होती कि अगर मैं इस अप्रोच को फॉलो करता। ठीक है, तो आपको अभी ये सब नहीं करना है, बस आपको मैंने बता दिया कि हम इस टाइप से भी चीज़ों को कर सकते हैं। क्लियर, आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, अगर मेरे पास है एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। कुछ अलग कर लेते हैं, एक ही टाइप का नहीं करते हैं। यहाँ पर देखो फंक्शन ऐसा डिफाइन है, 0 से इन्फिनिटी, और ये भी क्या है, 0 से इन्फिनिटी।
0 से इन्फिनिटी, और फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब बोलता है इसमें चेक करके बताओ कि ये 1 1 है, ऑन टू है, मेनी वन है, जो भी है सब कुछ बता दो। सोल्यूशन, फंक्शन क्या है मेरे पास एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स। पहले मुझे 1 1 चेक करना है। 1 1 चेक करने के मैंने 3 मेथड बताया था। पहला मेथड था एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, दूसरा मेथड था डिफरेंशिएशन करने वाला, और तीसरा मेथड था ग्राफ को बनाने वाला। तो मुझे तो यहाँ पर सिंपल लग रहा है, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू रख लेते हैं, अपना चीजें सिंपल हो जाएंगी। क्योंकि डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंशिएशन आएगा, और आपने आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से डिफरेंशिएशन पढ़ा भी नहीं होगा, इसलिए हम डिफरेंशिएशन वाले रूल पे नहीं जाते हैं। जो मेथड नंबर फर्स्ट को अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। आ जाओ, तो एक्स की जगह एक्स वन पुट करना है, एक्स वन 1 प्लस एक्स वन, और यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स टू अपॉन 1 प्लस एक्स टू। सॉल्व करना है इन दोनों को, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्या मिलेगा, एक्स वन इंटू 1 प्लस एक्स टू, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ से मिलेगा एक्स टू इंटू 1 प्लस एक्स वन। क्लियर है, मल्टीप्लाई कराओ, एक्स वन प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू, और यहाँ पे एक्स टू को मल्टीप्लाई कराना, तो एक्स टू प्लस एक्स वन इंटू एक्स टू। देखो यहाँ पर एक्स वन इंटू एक्स टू है, यहाँ पर भी एक्स वन और एक्स टू है, ये दोनों क्या हो जाएंगे खत्म। तो फिर यहाँ से मुझे क्या मिला, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू आ गया। आप देखो, आपने लिया था कि एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, और मुझे रिजल्ट मिला एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या मिला मुझे, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। अगर ऐसा मिल जाता है तो फंक्शन कैसा होगा, 1 1 होगा। तो फंक्शन कैसा आएगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं, तो एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स 1 1 होगा, यानी एक ही फलन होगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब हमें दूसरा चेक करना है, कोडोमेन चेक कर लेते हैं। तो कोडोमेन जैसे ही आएगा, तो कोडोमेन तो अपना दिया होता है क्वेश्चन में, कोडोमेन क्या होता है, सह प्रांत। ये दूसरा वाला होता है 0 से इन्फिनिटी। यहाँ तक कोई दिक्कत, मुझे अब चेक करना है इसका रेंज। अगर हमें रेंज पता चल जाए तो फिर अपना काम बन जाएगा, ठीक है। अगर मुझे रेंज पता चल जाए तो अपना काम बन जाएगा कि ऑन टू फंक्शन है कि ये इनटू फंक्शन, ये हम बता पाएंगे। एक बात बताना, अब हम रेंज का डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। और ये प्रॉब्लम आपको इसलिए आ रही है क्योंकि आपने 11th क्लास में रेंज को निकालना सही से सीखा ही नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। बट जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हैं, तो मैं उनसे प्रॉमिस करता हूँ कि उन्हें रेंज तो निकालने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है रेंज ही निकालना, तभी आपको फंक्शन पे पूरे कमांड बनेगी। देखो हम इनपुट क्या दे रहे हैं, इनपुट हम 0 से इन्फिनिटी दे रहे हैं। तो जब मैं अगर x का वैल्यू सपोज 0 पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, x का वैल्यू आप 0 पुट करना, तो क्या मिलेगा, ऊपर तो 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा, तो ये क्या मिल जाएगा, 0। ठीक है, अब 0 से इन्फिनिटी भी आप 1 भी ले सकते हो, मैंने यहाँ से 1 लिया, तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1, और कितना आएगा, 1/2। ऐसा कुछ आएगा, और भी बहुत सारे नंबर होंगे, और यहाँ पर बहुत सारे आउटपुट भी आ रहे होंगे। एक बात आप ये सोचना, x और 1 अपॉन एक्स में बड़ा कौन है, ऊपर वाला बड़ा है या नीचे वाला बड़ा है। ऊपर x लिखा है, नीचे 1 प्लस एक्स लिखा है, तो नीचे वाला नंबर हमेशा बड़ा आएगा, और ऊपर वाला नंबर क्या आएगा, छोटा। अगर ऊपर का नंबर छोटा है और नीचे वाला नंबर बड़ा है, जब भी उसको हम भाग देंगे, ऊपर नंबर छोटा है नीचे नंबर बड़ा है, जब भी हम उसको भाग देंगे, तो क्या वैल्यू 1 से हमेशा कम आएगा, वैल्यू क्या आएगा, 1 से तो हमेशा कम आएगा। जैसे ऊपर 5 है नीचे 6 है, तो ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो 5 में से अगर 5 को अगर 6 से आप भाग दोगे, यानी 5 को 6 से डिवाइड करोगे, तो हमेशा 1 से तो कम आएगा, 1 से कम आएगा। अगर ऊपर लिखा है 10 नीचे लिखा है 20, तो अभी ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा है, जब भी आप भाग दोगे तो क्या आएगा, 1 से तो छोटा ही आएगा ना। तो जो भी इसकी चीजें मिलेंगी मुझे, आउटपुट जो मुझे मिलेगा, वो हमेशा 1 से तो छोटा मिलने वाला है। क्या कभी भी 1 मिलेगा, क्या कभी भी 1 नहीं मिलेगा, हमेशा 1 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। अगर हमेशा 1 से छोटा मिलेगा, क्या 0 मिल सकता है क्या, हाँ 0 तो सर मिलेगा, लेकिन 1 से छोटा मिलेगा। तो अगर 0 मिल सकता है और 1 से छोटा मिलेगा, तो हम रेंज को ऐसा क्या लिख सकते हैं क्या, कि रेंज आएगा 0 मिलेगा 1 से छोटा, ऐसा।
जीरो तो मिलेगा, यानी जीरो को लेना है यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, वन को नहीं लेना, यानी ऊपर जीरो से वन के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू आ गई। आप एक्स का कोई भी वैल्यू यहाँ से पुट करके देख लो, जीरो से वन के बीच में ही आएगी, क्योंकि यहाँ पर मेरा इनपुट है वो जीरो से इन्फिनिटी तक हम दे रहे हैं। तो रेंज मेरा क्या आया, जीरो से वन, और कोडोमेन क्या है, जीरो से इन्फिनिटी। क्या ये दोनों इक्वल हैं क्या? रेंज और कोडोमेन इक्वल है क्या? रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। अगर रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो फिर फंक्शन कैसा बनेगा? फंक्शन बनेगा इनटू। यहाँ पर क्या मुझे मिला कि जो मेरा रेंज है, क्या मिला, रेंज। रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, परिसर। परिसर है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आया। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा है, तो फलन अंतःक्षेपी होगा। तो फलन अंतःक्षेपी है, अंतःक्षेपी है। और अंतःक्षेपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन। फंक्शन कैसा है मेरा, इनटू फंक्शन। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि फंक्शन मेरा कैसा है, इनटू फंक्शन है? क्लियर हो रहा है क्या? हो रहा है क्लियर? आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आ जाओ, और दूसरा कर लेते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मेरे पास एफ एक्स है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, चलो दूसरा करते हैं। आपके बुक का क्वेश्चन एक कर लेते हैं, या आपके बुक से जो रिलेटेड है उनको कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और डेफिनेशन गिवन है कि पूरा नेचुरल नंबर से पूरा नेचुरल नंबर, ऐसा कुछ दिया है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एफ सच दैट एन टू एन का मतलब होता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। यहाँ पर भी आपको चेक करके चीजों को देना है, तो आप उसको चेक कर लेते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, वन वन का चेक कर लेते हैं, क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मेथड नंबर सेकंड अप्लाई कर लो, तो डिफरेंशिएट कर लो, एफ डैश एक्स कितना मिलेगा, 2x। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x आया। और यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन क्या दिया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। अच्छा, नेचुरल नंबर क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं मेरी यही तो होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब मेरी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो एक बात बताना, जब आप 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, जो भी रखोगे नेचुरल नंबर, तो जब भी यहाँ पर x का वैल्यू कोई नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या रखोगे तो एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। तो क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो आएगा जब x बिलोंग करेगा पूरे नेचुरल नंबर को। अगर ऐसा आता है तो फंक्शन कैसा है, 1 1 होगा। फंक्शन कैसा है, 1 1 होगा, यानी एकाकी फलन होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है क्या, एकाकी फलन है। कैसा है, एकाकी फलन है। तो 1 1 और मेनी वन का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एकाकी आ गया तो मतलब मेनी वन नहीं होगा, यानी बहुएक फलन नहीं होगा। दूसरा मुझे चेक करना होता है कोडोमेन और रेंज। तो कोडोमेन तो आपको लिखा हुआ आपको दिख रही है क्या, कोडोमेन। कोडोमेन क्या है, पूरा नेचुरल नंबर है। लो, ये आ गया नेचुरल नंबर। अब मुझे लिखना है यहाँ से रेंज। अच्छा, रेंज में क्या मिलेगा मुझे आप ये बता दो, रेंज क्या मिलेगा आप मुझे ये बताना। मेरा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझे देना है तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर, तो मुझे रेंज क्या मिलेगा आप मुझे ये बता दो। अगर मैंने 1 दिया तो 1 का स्क्वायर तो 1 मिलेगा, मिलेगा। अगर मैंने इनपुट में 2 दिया नेचुरल नंबर तो मुझे क्या मिलेगा, 4। अगर मैंने नेचुरल नंबर 3 दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, 3 का स्क्वायर मिलेगा, यानी 9 मिलेगा। अगर मैंने नेचुरल नंबर में सपोज 5 दे दिया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, 5 का स्क्वायर 25 मिला, ये मिला। तो क्या कभी मुझे आउटपुट 2 मिलेगा क्या? देखो मैं तो आपको थोड़ा समझा देता हूँ रेंज निकालना। जैसे मेरे पास एक सेट ये है और मेरे पास दूसरा सेट ये है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी पूरा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में स्टार्टिंग यहाँ से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारे नेचुरल नंबर होंगे प्लस इन्फिनिटी तक। यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ही बहुत सारे होंगे। अगर मुझे कनेक्शन करना है तो कनेक्शन होगा किसके अकॉर्डिंग, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग, यानी फलन के अकॉर्डिंग होता है। और फंक्शन मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये होगा कि जब आप इनपुट एक्स दोगे तो आउटपुट आपको एक्स का स्क्वायर मिलेगा। तो 1 का कनेक्शन किसके साथ होगा, 1 के साथ हो जाएगा। 2 का कनेक्शन किसके साथ होगा, 4 के साथ। 3 का कनेक्शन किसके साथ होगा, 9 के साथ होगा। 4 का कनेक्शन किसके साथ होगा, 16 के साथ होगा। बताओ इस साइड 2 का किसी के साथ कनेक्शन होगा, किसका स्क्वायर 2 होगा क्या, किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर 2 बने, कभी नहीं बनेगा। तो मतलब 2 भी नहीं आएगा।
यानी 2 का भी कनेक्शन किसी के साथ नहीं होगा, 3 का कनेक्शन भी किसी के साथ नहीं होगा। तो ये तो पूरा क्या है, कोडोमेन है ना, और रेंज में मेरा ना तो 2 आएगा ना तो 3 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो रेंज में नहीं आ रहे होंगे। तो क्या रेंज नेचुरल नंबर के इक्वल है क्या? रेंज नेचुरल नंबर के इक्वल नहीं आ रही है। तो फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो मेरा रेंज है वो क्या मिलेगा, नॉट इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। रेंज मेरा पूरा नेचुरल नंबर नहीं मिलने वाला। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि रेंज है जो मेरी वो नॉट इज इक्वल टू कोडोमेन। क्या रेंज कोडोमेन के इक्वल आया क्या? रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल नहीं आया तो हम इसको क्या बोलेंगे, इनटू फंक्शन है। क्या है, इनटू फंक्शन है। कैसा है, इनटू फंक्शन है। लास्ट वाले में क्या आया था, यहाँ पे आ गया था क्या, यहाँ पे क्या आया था लास्ट वाले में, उसका सोल्यूशन कहाँ गया? यहाँ पर भी इनटू आया था, इसका लिखा नहीं क्या मैंने, इसका लिखा नहीं क्या? इस वाले पे क्या मिलेगा, रेंज मिली थी 0 से इन्फिनिटी कोडोमेन। यहाँ पर भी कैसा आ रहा था, ये इनटू फंक्शन आ रहा था, और यहाँ पर भी कैसा आ रहा है, ये इनटू फंक्शन। तो क्या आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं? बस मेन खेल है यहाँ पर रेंज का। कोडोमेन आपको दिया रहता है क्वेश्चन में, कोडोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ निकालना होता है रेंज। और रेंज मेरा होता क्या है, आउटपुट होता है। जो जो मुझे आउटपुट मिलेगा वही तो मेरा रेंज बनता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, आ जाओ। अब मैं आपको एक चीज़ का डिस्कशन करूंगा, उसके बाद मुझे क्वेश्चन करनी है उसी से रिलेटेड। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाना चाहता हूँ मॉडुलस फंक्शन। क्या, मॉडुलस फंक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। और मॉडुलस फंक्शन का जो साइन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। ऐसे अगर दो डंडे हैं ऐसे, उनके बीच में कुछ भी लिख देंगे तो क्या होता है, उसका मतलब होता है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ एक्स, और एफ एक्स इज इक्वल टू मैंने लिखा यहाँ से एक्स, और ऐसे दो डंडे लगा दिए, जिसको बोलते हैं हम लोग मॉडुलस फंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम, मॉडुलस फंक्शन। देखो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं मापांक फलन। क्या बोलते हैं इसको, मापांक फलन। तो मॉडुलस फंक्शन याद रखो, मापांक उपांक के चक्कर में आप मत जाओ। मॉडुलस फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है बस आप ये समझ लीजिए, आगे जो आपके क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा। देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आप इसको कुछ भी दे दो। कुछ भी दे दो का मतलब सर क्या है, आप इसको पॉजिटिव वैल्यू दो या नेगेटिव वैल्यू दो, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। अगर इसमें कोई धनात्मक संख्या देते हैं x का मान, तो आउटपुट क्या मिलेगा, धनात्मक मिलेगा। अगर आप इसको ऋणात्मक कोई वैल्यू देते हैं तो क्या देगा, तब भी ये धनात्मक देगा। मतलब क्या है, दुनिया की कोई भी चीज इसमें उठा के नेगेटिव डाल दो, और जब भी उसको निकालेगा तो पॉजिटिव होकर निकालेगा। अगर मैं आपको भी उठा करके इस फंक्शन के अंदर डाल दूं, आप नेगेटिव हो तो आप भी पॉजिटिव होकर निकलोगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन। तो देखो ये मॉडुलस फंक्शन देता क्या है, अगर यहाँ पे मेरे पास है मॉडुलस ऑफ एक्स, ये हमेशा इनपुट देगा एक्स देगा जब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। या अगर एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव एज इट इज दे दे, कहते मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर मैंने यहाँ से एक्स का वैल्यू 0 रख दिया तो मॉडुलस ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा, 0। और अगर मैंने एक्स का वैल्यू नेगेटिव दे दिया, एक्स का वैल्यू क्या दिया, नेगेटिव, तो उसको भी तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो उसका यहाँ आउटपुट कितना देगा, -x। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो क्या देगा, x सिंपल सी दे देगा, कोई मतलब नहीं। अगर x का वैल्यू 0 है तो 0 देगा। अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो -x देगा। यानी नेगेटिव पे -x के साथ ओपन होगा, नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव पे पॉजिटिव के साथ, और x वाला 0 पे 0। आप बोलोगे सर आप तो बोल रहे थे कि मॉडुलस ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये नेगेटिव वैल्यू क्यों दे दिया? देखो जैसे मैंने यहाँ पे रखा कि -2 का मुझे मॉडुलस बता दो, अंदर वाली चीज पॉजिटिव या नेगेटिव है, अंदर वाली चीज तो लेस देन 0 है ना। लेस देन 0 में क्या मिलेगा, माइनस लगाना है अपने आप से, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे देखो x था तो यहाँ पर भी कितना आएगा, x आएगा। यहाँ पे x कितना है, -2 है, तो -2, एक बाहर माइनस है एक अंदर माइनस है, मल्टीप्लाई हो क्या मिलेगा, +2 ही तो मिलेगा। ठीक है, तो नेगेटिव का भी मॉडुलस कितना आता है, 2। तो मतलब क्या हुआ, अगर मैंने 1 का मॉडुलस बोला तो 1 आएगा, 2 को मॉडुलस लगा दिया तो आंसर 2 आएगा। और अगर फिर यहाँ से मैंने -2 का मॉडुलस कितना आएगा, वो भी 2 आएगा। -3 का मॉडुलस कितना आएगा, वो भी 3 आएगा। इस टाइप से होता है मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देता है। 0 पे 0 देगा, अदरवाइज क्या देगा,
पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो मॉडुलस कैसा होता है? पॉजिटिव फंक्शन होता है, हमेशा धनात्मक वैल्यू देता है और जीरो पे क्या देता है? जीरो। तो ये होती है मॉडुलस की डेफिनेशन। अब आगे हम आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं कभी कि मॉडुलस का रेंज क्या आएगा, मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या आता है, अगर यहाँ से मैं आपको ये बात करूं रेंज, रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर। तो मॉडुलस फंक्शन का रेंज क्या आएगा? अगर हम उसको सब कुछ दे रहे हैं पूरा रियल, जब कुछ नहीं होता है तो मतलब होता है पूरा रियल नंबर उसको दिया जा रहा है। हम जब कुछ भी उसको देंगे तो रेंज में क्या आएगा? एक तो जीरो आता है और इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही ना। देखो जीरो से इन्फिनिटी, अगर ये मेरी नंबर लाइन होती है यहाँ पर संख्या रेखा, ये जीरो होता है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, इस साइड प्लस इन्फिनिटी है और इस साइड क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर तो नेगेटिव आता है, माइनस वन, माइनस टू। तो जीरो से इन्फिनिटी का मतलब होता है यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब जीरो भी लेना है और जीरो से राइट साइड के जितने नंबर सब लेना है। तो मॉडुलस क्या देगा? हमेशा पॉजिटिव ही तो देता है। मॉडुलस जीरो पे जीरो देता है और बाकी जगह सब क्या देता है? पॉजिटिव आंसर ही देता है। तो ये जीरो से इन्फिनिटी इसकी क्या बनेगी? रेंज बनेगी। किसकी? मॉडुलस की। ये आपको याद रखना है। इसको क्या करना है? इसको स्टार लगा के ऐसे लिख लो कि मॉडुलस फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है? जीरो से इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा लेता है, यानी पूरा लेता नहीं, सॉरी, आउटपुट देता है। जो मुझे आउटपुट मिलता है उसी को तो हम क्या बोलते हैं? रेंज यानी परिसर बोलते हैं। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, आ जाओ फिर क्वेश्चन करते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। यहाँ पे फंक्शन दिया है, फंक्शन मेरा एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, और फंक्शन की कुछ डेफिनेशन इस टाइप से है। फंक्शन की डेफिनेशन है पूरा रियल नंबर से पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर से पूरा रियल नंबर। तो कहता है सिद्ध कीजिए कि फंक्शन ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ना तो एकाकी है, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है, और ना ही क्या है? वो आच्छादक है। ना ही एकाकी है और ना ही क्या है? वो आच्छादक है। आ जाओ इसको चेक कर लेते हैं। ना तो वन वन है और ना तो ये क्या है? ऑन टू है। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, फंक्शन क्या है मेरा? एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। एक बात बताना, वन वन फंक्शन का मतलब मैंने ये बताया था कि जब हम इनपुट चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट भी चेंज होगा, और अगर इनपुट को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा आउटपुट चेंज नहीं होगा, ऐसे बताया था ना। और ये क्या ले रहा है? पूरा रियल नंबर ले रहा है। आप ये सोचो, रियल नंबर में नेगेटिव वैल्यू भी आती है, पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, जीरो भी आती है। अगर एक्स का मान मैंने सपोज रखा वन, तो आउटपुट में क्या मिलेगा? वन मिलेगा। आउटपुट में क्या मिलेगा? वन मिलेगा। अगर मैंने एक्स का वैल्यू माइनस वन रखा, अगर मैंने यहाँ से x का वैल्यू सपोज अभी वन रख दिया, तो आउटपुट में मुझे क्या मिलेगा? वन का मॉडुलस कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। अगर मैं x की जगह माइनस वन रख दिया, तो माइनस वन का मॉडुलस अभी अभी सिखाया क्या आता है? उसको भी नेगेटिव को भी क्या बना देता है? पॉजिटिव बना देता है। अगर मैं x की जगह टू रखूंगा तो टू का मॉडुलस कितना आएगा? टू। अगर मैं x की जगह माइनस टू रखूंगा तो इसका मॉडुलस कितना आएगा? माइनस टू का मॉडुलस अभी भी टू आएगा। एक बात बताना, इन दोनों को आप देखो, मैंने इनपुट तो चेंज किया, एक बार वन दिया एक बार माइनस वन दिया, लेकिन आउटपुट तो मुझे सेम अभी मिला। या अगर मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट भी अलग अलग मिलना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट भी अलग अलग मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं मिला। मैंने इनपुट एक बार टू दिया तब भी मुझे टू मिला, जब मैंने इनपुट माइनस टू दिया तब भी मुझे आउटपुट टू मिला। मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है। तो ये क्या मिलेगा? एकाकी फलन नहीं है। आपको ये चीज समझ आई क्या? एकाकी फलन नहीं है। मैंने आपको सिखाया था वन वन पे कि अगर इनपुट चेंज है तो आउटपुट भी चेंज आना चाहिए, और अगर इनपुट चेंज नहीं है तो आउटपुट भी चेंज फिर नहीं आना चाहिए। तो ये क्या है? कि एकाकी फलन है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया क्या? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम डोमेन की, सॉरी कोडोमेन, क्योंकि वन वन तो हो गया। आच्छादक को चेक करने के लिए पहले क्या लिखते हैं? कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन क्वेश्चन में क्या होता है? जो दूसरा वाला ये लिखा होता है कोडोमेन, तो पूरा रियल नंबर है। अब पूरे रियल नंबर को कैसे लिखते हैं? इंटरवल के फॉर्म में, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ऐसा लिखते हैं। अब इसका मुझे लिखना है रेंज। रेंज क्या आएगा? रेंज को हम लोग बोलते हैं परिसर। रेंज मेरा होता क्या? मुझे आउटपुट क्या क्या मिला, और फंक्शन कैसा है मेरा? मॉडुलस फंक्शन है,
और मॉडुलस फंक्शन का मैंने अभी अभी आपको बताया रेंज क्या मिलता है, 0 से इन्फिनिटी तक मिलता है इसका रेंज। तो इसका रेंज क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी। इसका रेंज क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा रियल नंबर ले रहा है, तो क्या मिलेगा, 0 से इन्फिनिटी मिलेगा। क्या यहाँ पर रेंज को डोमेन की इक्वल है क्या, रेंज को डोमेन की इक्वल नहीं है, तो मतलब क्या मिलेगा कि जो मेरा रेंज है वो नॉट इज इक्वल टू क्या है, को डोमेन। रेंज नॉट इज इक्वल टू को डोमेन। अगर रेंज नॉट इज इक्वल टू को डोमेन तो क्या फंक्शन आच्छादक बनेगा, क्या फंक्शन आच्छादक नहीं बनेगा। तो आच्छादक नहीं है, अगर आच्छादक है नहीं तो फिर है क्या, अंताक्षेपी है। अंताक्षेपी क्या बोलते हैं, इनटू फंक्शन है, ये आच्छादक नहीं है। यही मुझे चीज प्रूव करना था, तो क्या ये आपको ये चीज प्रूव हो गई। अगर मॉडुलस फंक्शन की नॉलेज नहीं होती तो क्या सब आप ये चीजें कर पाते, नहीं कर पाते ना। ये चीज आपको समझ आ रही है कि हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अपने फ्रेंड्स हों प्लीज उनको भी बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग ऐप में आइए, क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, ना तो हम आपको यूट्यूब में पीडीएफ दे पाएंगे, ना तो हम आपको यूट्यूब में नोट्स दे पाएंगे। अगर पीडीएफ नोट्स डाउट आपको सब कुछ चाहिए तो आपको ऐप में आना पड़ेगा। हमने फीस भी बहुत मिनिमम रखा है, फीस बहुत ज़्यादा नहीं रखा है वहाँ पर। आप लोग एक बार ऐप में आइए और वहाँ पर इन चीज़ों को चेक करिए और अपनी स्टडी को अच्छे से स्टार्ट करिए। अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना पड़ेगा। डेली जितना होमवर्क दिया जाए वो होमवर्क करना। अब आपको अपने बुक के क्वेश्चंस लगाने हैं और डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, आ जाओ और क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे पास कुछ और क्वेश्चन हैं और आपके वो बुक के ही क्वेश्चन हैं, उनको भी आओ सॉल्व ही कर लेते हैं और सॉल्व करके उनको देख लेते हैं कि हम लोग किस टाइप से उसको पढ़ते हैं। एक चीज़ मुझको और बताना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन उसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, उसके भी बारे में डिस्कशन कर देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में शायद आपको 11th क्लास में बेसिक मैथ में पढ़ाया गया होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। अगर नहीं पढ़ाया गया है तो मैं पढ़ा देता हूँ, सीख लो उसको, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और इसका सिंबल क्या होता है, इस टाइप से इसका सिंबल होता है ऐसे। जब तक क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि इसका मतलब महत्तम पूर्णांक फलन है, तब तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानना है, तब तक आपको सिंपल क्या मानना है कि ये एक ब्रैकेट है। जब तक वो क्वेश्चन में ये ना बोल दे कि इस चीज़ का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या महत्तम पूर्णांक फलन है, तब तक आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं मानना है। जब तक वो क्वेश्चन में नहीं बोलता है, अगर बोल देता है तब मानना है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अगर नहीं बोले तो ये कि सिंपल से एक ब्रैकेट है जो आप लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका डिस्कशन करते हैं। और इसका सिंबल ये होता है, इस चीज को क्या करते हैं, इस चीज को प्रदर्शित करते हैं, ऐसा लिख लो, प्रदर्शित करते हैं। इसको हम इस वाले चिन्ह से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं इसका मतलब सिखा देता हूँ। इसका मतलब होता है, जैसे मैंने कोई नंबर लिखा, आज मैं कोई संख्या लिखता हूँ, मैंने लिखा यहाँ से 1.2 और ये वाला ब्रैकेट लगाया, और इसका मतलब यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है महत्तम पूर्णांक फलन। तो 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, आपको नंबर लाइन देखना है, यानी संख्या रेखा। संख्या रेखा में माइनस इंफिनिटी से आपको देखना स्टार्ट करना है। आपको क्या सोचना है, अभी मैं आपको सिर्फ सोचना सिखा रहा हूँ। ये पूरा नंबर लाइन बना लो, यहाँ पे कहीं 0 होगा, यहाँ पे 1.2 होगा, यहाँ पे आएगा माइनस इंफिनिटी और यहाँ पे आएगा प्लस इंफिनिटी। अच्छा, 1.2 के पहले कहीं ना कहीं पे तो 1 आ रहा होगा। आपको यहाँ से देखना स्टार्ट करना है, यहाँ तक आना है और ये देखना है कि इससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है, यानी इससे जस्ट छोटा इंटीजर है कौन सा। तो 1.2 से जस्ट छोटा इंटीजर तो 1 ही मिलेगा ना, 1 के बाद से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा, 0। तो इससे जस्ट छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा, 1। तो इसका आंसर कितना मिलेगा, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1। अगर मैंने यहाँ से लिखा कि 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक फलन 1.3 का, तो 1.3 से छोटा
1.3 से छोटा पूर्णांक क्या बनेगा? अगर 1.3 से छोटा पूर्णांक इस साइड जब जाओगे तो 1 ही मिलेगा ना, अभी भी आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। सपोज मैंने यहाँ से लिखा कि 1.9 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.9 से छोटा इंटीजर 1.9 से छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा? अभी भी तो 1 ही मिलेगा, तो आंसर कितना आने वाला है? 1। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है? ठीक है। दूसरा, अगर यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिखा कि 2.5 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा, तो 2.5 आ गया, तो आपको देखना है कि 2.5 से छोटा पूर्णांक कौन सा होता है? 2 मिलता है, तो 2.5 से छोटा पूर्णांक क्या मिलेगा? 2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ से लिखा कि 2.6, अभी भी 2.6 है, जैसे यहाँ पर सपोज 2 है और यहाँ पे सपोज 2.6 है, तो 2.6 से जब भी आप पीछे साइड जाओगे, इससे छोटा तो सिर्फ इंटीजर क्या आएगा, यानी कौन सा इंटीजर मिलेगा? 2 मिलेगा ना, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? 2। अगर यहाँ से मैंने लिख दिया कि 2.9, तो 2.9 से छोटा इंटीजर क्या मिलेगा? अभी भी तो 2 ही मिलेगा। क्या आपको ये चीज क्लियर हो रही है क्या? तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का आउटपुट क्या होता है? हमेशा आउटपुट एक पूर्णांक होता है, यानी इंटीजर होता है। आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ कि आप मुझे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ। 2 तो एक पूर्णांक है, इससे जस्ट छोटा पूर्णांक, अभी भी तो 2 ही रहेगा। 3 है, यहाँ पर 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलेगा? ये भी पूर्णांक है, 3 से या तो मुझे वो नंबर चाहिए या तो उससे छोटा पूर्णांक चाहिए। यही तो होता है कि उस नंबर तक में सबसे छोटा पूर्णांक, सॉरी, उस नंबर तक में उससे जस्ट छोटा पूर्णांक कौन सा है? उस नंबर तक में उससे छोटा पूर्णांक जस्ट कौन सा है? तो 3 तो एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा, क्योंकि मैं पूर्णांक ही आंसर चाहिए। अगर यहाँ पर मेरा 4 होता, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 पे कितना आता? 4 आता। 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 0 खुद एक पूर्णांक होता है, तो 0 आएगा। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 1 आएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो रहा है क्या? ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है नेगेटिव आ जाए, तब क्या करोगे? माइनस का 1.5, अब बताओ क्या करोगे? तो देखो, -1 यहाँ पर आएगा, -2 यहाँ पर आएगा, तो -1.5 है ना, -1.5 से छोटा, -1.5 से छोटा क्या होगा? -2 होगा। -1.5 से छोटा तो माइनस का 1.6, सॉरी, -1.5 है ना, तो -1.5 से छोटा क्या क्या आएगा? बहुत सारे नंबर आ रहे होंगे, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे इंटीजर यानी पूर्णांक चाहिए। तो -1.5 से जो छोटा पूर्णांक मिलेगा वो क्या मिलेगा? -2 ही तो मिलेगा। नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, तो -1.5, इससे देखो, अगर माइनस का 1 यहाँ पर है ना, तो -1.5 तो यहाँ पर आ रहा होगा। अगर -1 ही है तो माइनस का 1.5 ही आएगा। इससे जस्ट छोटा इंटीजर, इससे क्या चाहिए? छोटा चाहिए, और इससे छोटा तो इसी साइड आएगा ना, इसी साइड क्या मिलेगा? तो -2 ही तो मिलेगा। अगर मैंने यहाँ से ये लिखा -1.6, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताओ, तो -1.6, 1.6 से छोटा क्या आएगा? -1 तो आएगा नहीं, क्योंकि -1 तो बड़ा हो जाएगा। इससे जस्ट छोटा क्या आएगा? -2 आएगा। तो क्या आपको ये समझ में आ रहा है हम चीज़ों को फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो इसका आउटपुट क्या मिलता है? एक इंटीजर मिलता है। तो अगर यहाँ पर मैं ये लिखूँ, अगर मैं इसका आपको रेंज लिखूँ, रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज क्या मिलेगा? रेंज हमेशा मिलेगा कि इंटीजर ही तो आएगा। क्या रहे होंगे? इंटीजर्स आ रहे होंगे। जो भी इसका इंटीजर आएगा, यानी जो भी इसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? इंटीजर आएगा, यानी एक पूर्णांक आएगा। उसके अलावा तो कुछ भी नहीं इसमें आने वाला ना। देख लो यहाँ पर, जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर आता है हमेशा ये क्या आता है? पूर्णांक आता है। तो हमेशा क्या मिलेगा? पूर्णांक ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो फिर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आपके साथ बुक का ही क्वेश्चन है, मुझे कंफर्म नहीं है, बट है क्वेश्चन यहाँ पर एक दिया है। क्वेश्चन ये दिया है कि f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ऐसा कभी कभी लिखता है, जहां वो ऐसा लिखेगा, इसका मीनिंग है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको हम बोलते हैं GIF। जहां ऐसा लिखे तब इसको मानना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अगर उसने ये वाली चीज नहीं लिखा, GIF का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अगर उसने ये चीज नहीं लिखा तो मतलब एक सिंपल सा ब्रैकेट है, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। और इसकी डेफिनेशन है कि जो पूरा f है
वो रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है। कहाँ से कहाँ डिफाइन है? पूरा रियल नंबर से रियल नंबर में। तो आपको ये बताना है कि एकाएकी और आच्छादक है या नहीं है, आपको ये सिर्फ बताना है। तो आ जाओ फिर चेक करते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन पहले हम 1 1 चेक कर लेते हैं। 1 1 का मैंने क्या डेफिनेशन बताया था कि या तो आप f(x1) = f(x2) चेक करोगे, या तो आप डिफरेंशिएशन करोगे, या तो आप ग्राफ बनाओगे। मैंने ग्राफ तो अभी नहीं बताया ग्रेटेस्ट इंटीजर का, महत्तम पूर्णांक फलन का मैंने अभी आपको ग्राफ नहीं बताया। अगर ग्राफ पता होता एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाता, बट मैंने आपको भी नहीं बताया। ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको और सिखाया था लास्ट वाले, जैसे मैंने क्वेश्चन में किया कि अगर हम इनपुट अलग अलग देते हैं तो हमें आउटपुट भी अलग अलग आना चाहिए। अगर हम इनपुट अलग अलग देते हैं तो हमें आउटपुट भी क्या आना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए। यहाँ पर आप ये देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने इनपुट तो अलग अलग दिया, लेकिन आउटपुट मुझे अभी भी सेम ही मिल रहा है। इनपुट तो मैंने अभी अलग अलग दिया, बट मुझे आउटपुट क्या मिल रहा है? आउटपुट हमें क्या मिल रहा है? अभी भी सेम तो मिल रहा है। इनपुट अलग अलग दिया, आउटपुट सेम मिल रहा है। इनपुट अलग अलग दिया, आउटपुट अभी भी सेम मिल रहा है। तो क्या ये 1 1 कभी बनेगा? ये कभी भी फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा। तो फिर यहाँ से क्या मिलेगा? f(x) = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एक कैसा होगा? एक बहुएक फलन है। एक बहुएक फलन होगा। एक बहुएक फलन होगा। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? ये मैंने आपको उधर से सिखा दिया कि कैसा फंक्शन होगा, एक बहुएक फलन होगा। दूसरा मुझे इसका लिखना है कोडोमेन। अच्छा, कोडोमेन क्या है? क्वेश्चन में कोडोमेन क्या दिया है? पूरा रियल नंबर, और रियल नंबर को लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी तक। ये क्या होता है? मेरा कोडोमेन। फिर मुझे इसका लिखना है रेंज। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है? रेंज। और रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? परिसर। रेंज को हम क्या बोलते हैं? परिसर। अब बताओ, परिसर इसका लिखना है। तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी महत्तम पूर्णांक फलन होता है, वो आउटपुट क्या देता है? इंटीजर देता है आउटपुट, यानी पूर्णांक देता है। तो इसके रेंज में क्या आएंगे? इसके रेंज में जैसे पूरा रियल नंबर है ना, तो क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। पूर्णांक हमेशा इसका रेंज में क्या आएंगे? पूर्णांक आएंगे। अब ये बताना, कोडोमेन बोला है -∞ से +∞ तक मुझे सब कुछ चाहिए, और ये सब कुछ आएगा। और ये बोला सिर्फ मुझे पूर्णांक, जैसे 1 2 0 -1 -2। तो क्या ये दोनों इक्वल है? क्या नहीं इक्वल है, क्योंकि इसमें तो 1.2 भी आएगा, और कभी 1.2 आंसर देता है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर कभी 1.2 का 1.2 आंसर देता है क्या? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधा 1 बन जाएगा। तो ये पूर्णांक देगा, ये पूरा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? हम इसको यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं कि जो मेरा रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं है। रेंज क्या बोल रहा है? कोडोमेन के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन क्या बनेगा? आच्छादक नहीं बनेगा, यानी ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा, आच्छादक नहीं है। क्या ये चीज़ क्लियर हो रही है क्या? ये आच्छादक नहीं है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई? आपके बुक में ही शायद क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा है, शायद बुक का ही आपके क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है? इन सब चीज़ों को कॉपी करना है, पढ़ना है अच्छे से। और भी हम कल आगे क्वेश्चन करेंगे, फिर और भी आगे चीज़ें पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।